Hello friends, let's start with 7th lecture of economy part, that is industry and associated issues। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है that is mining। तो माइनिंग में हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021। तो ये मैंने आपको पढ़ाया है पिछली मंथली मैगजीन में, तो इस बार भी हम कवर करते हैं। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने नोटिफाई किया है जो 2017 का रूल्स था उसमें अमेंड करके 2021 का अमेंडमेंट रूल्स को नोटिफाई किया है। तो बैकग्राउंड अगर बताए तो मिनरल और माइंस एक्ट जो है 1957 का, वो हमारे माइनिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है, ठीक है। और जितने भी माइनिंग ऑपरेशन है, जो भी माइनिंग कर रहे हैं, उनको लीज पे जो है मतलब जो भी लीज है उसको ग्रांट करते हैं, मतलब ठीक है। तो सेक्शन 18 जो है मिनरल और माइंस एक्ट 1957 वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि आप जितना भी मिनरल है उसका एक्सप्लोर कर सके, उसको कंजर्व कर सके, और जो भी एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है माइंस के कारण उसको हम प्रोटेक्ट कर सके कि एनवायरमेंटल डैमेज जो है माइनिंग ऑपरेशन से वो हमारा कम हो सके। अकॉर्डिंगली इसी के लिए मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट रूल्स जो है वो फ्रेम किए गए और फिर टाइम टू टाइम उनको अमेंड किया गया। तो अभी जो है 2021 का अमेंडमेंट किया गया है 2017 के डेवलपमेंट रूल्स में। अब क्या अमेंडमेंट किए गए हैं हम वो देखते हैं। तो सबसे पहला मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 में सबसे पहला है कि हमको डिजिटल प्लान्स जो है उसको सबमिट करना है। कैसे? सारे जो प्लान्स है जो भी माइन से रिलेटेड बने जा रहे हैं वो प्रिपेयर किया जाएगा बाय डिजिटल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एंड और टोटल स्टेशन और बाय ड्रोन सर्वे फॉर सर्टेन और ऑल लीसेस एज स्पेसिफाइड बाय इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। जो भी इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस जो भी माइंस को डिटरमाइन करता है कि हाँ इस माइंस में हमको ये करना है, तो हमको उससे रिलेटेड सारी डिजिटल डेटा जो है हमको ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के हिसाब से, ग्लोबल पोजिशनिंग जीपीएस सिस्टम वो होता है कि किसी भी एरिया में हम लैंड में कितना माइन कर रहे हैं उन सबको मेजर करना, क्या वो लैंड माइनिंग के लिए है या नहीं है वो मेजर करना। टोटल स्टेशन एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि सर्वे के लिए यूज़ किया जाता है, और ड्रोन सर्वे जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है कि जो है हमारा कितना माइंस जो है, सारे माइंस का प्लान्स जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा जो भी इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस डिटरमाइन करती है। ओके, तो सबमिशन ऑफ डिजिटल प्लान, तो ड्रोन वगैरह यूज़ करेंगे जो माइंस को डिटरमाइन करने के लिए। फिर उसके बाद पर्सन जो भी माइंस को लीज पे होल्ड करता है विद एग्जीक्यूशन प्लान ऑफ 1 मिलियन टन और मोर लीज्ड एरिया ऑफ 50 हेक्टर्स और मोर आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ड्रोन सर्वे इमेजेस। जो भी 1 मिलियन टन से ज़्यादा माइंस को एग्जीक्यूट करता है, माइंस मिनरल्स निकालता है, और जिसके अंदर लीज्ड एरिया जो है वो 50 हेक्टेयर से ज़्यादा आता है, तो वो जो है उनको मैंडेटरी है कि वो ड्रोन सर्वे सबमिट करेंगे लीज्ड एरिया का, जो भी एरिया लीज्ड किया गया है उनको उसका ड्रोन सर्वे इमेजेस जो है भेजेंगे। एंड अप टू 100 मीटर्स आउटसाइड द लीज बाउंड्री एवरी ईयर। जो भी 100 मीटर्स जो है जहाँ पे उनको लीज मिला है उसके 100 मीटर से ज़्यादा तक, मतलब अप टू 100 मीटर, मतलब 100 मीटर जो आउटसाइड लीज एरिया में आता है वहाँ तक का वो पूरा ड्रोन सर्वे इमेजेस भेजेंगे। ओके, समझ में आ गया। जो भी पर्सन माइंस को होल्ड कर रहे हैं लीज पे उनको कम से कम 1 मिलियन टन जो मिनरल्स है उसको एग्जीक्यूट करके उसकी इमेजेस भेजेंगे, और 50 हेक्टेयर से अगर उनका एरिया ज़्यादा है तो वो, और फिर जो जितना लीज मिला है उससे भी कुछ 100 मीटर अप टू 100 मीटर तक का वो हमको ड्रोन इमेजेस जो है वो भेजेंगे। फिर अदर लीसेस जो है, जो भी अदर लीसेस होती हैं वो हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस के द्वारा सबमिट की जाएंगी। तो सिर्फ 1 मिलियन टन और 50 हेक्टेयर एकड़ और 100 मीटर्स तक जो है हमारा ड्रोन इमेजेस चाहिए, और जो अदर लीसेस आती हैं वो हमारी रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू सबमिट की जाएंगी, ठीक है। अब माइनिंग इंजीनियर जो होते हैं उनको उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग और माइनिंग सर्वे का। तो माइनिंग इंजीनियर के पास क्या होना चाहिए? डिप्लोमा और माइनिंग सर्वे, डिप्लोमा होना चाहिए और माइनिंग सर्वे होना चाहिए। अलॉन्ग विद उनके पास सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए कॉम्पिटेंसी का, जो कि कौन इशू करेंगे? डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी जो है वो इशू करेंगे। तो माइन इंजीनियर कौन होंगे? माइनिंग इंजीनियर जो इनके पास डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग का और माइनिंग सर्वे का, और जो है सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी जो है वो इशू करेंगे। फिर कंप्लाइंस बर्डन जो है वो उसको रिड्यूस किया गया है बाय ओमिशन ऑफ प्रोविजन ऑफ डेली रिटर्न। तो मतलब डेली रिटर्न आपको नहीं देना है। तो अब जो है आप पहले क्या होता था कि आपको डेली रिटर्न देना होता था कि कितना हमको वो आया, बट अभी जो है कंप्लाइंस बर्डन को रिड्यूस कर दिया है। इन एडिशन टू द स्टेट गवर्नमेंट, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ने बोला है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस हैज़ ऑल्सो टेकिंग पावर एक्शन, मतलब जो भी इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस जो है अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मंथली और एनुअल रिटर्न्स में प्रोवाइड की जा
रही है तो वो उनके पास पावर है कि वो जो है एक्शन ले सकते हैं उनके अगेंस्ट। फिर पार्ट टाइम माइनिंग इंजीनियर और पार्ट टाइम जियोलॉजिस्ट भी मतलब इंगेज किए जाएंगे कैटेगरी ए माइंस में, जो कि मतलब 25 हेक्टेयर से बिलो होता है, और उनको भी कम बर्डन जो है, कंप्लाइंस बर्डन जो है स्मॉल माइनर्स पे, उनको भी एज किया गया है, मतलब थोड़ा बहुत ढीला किया गया है। फिर फाइनेंशियल एश्योरेंस की बात करें, अगर लीज होल्डर जो है फाइनल माइन प्लान जो है विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेमवर्क अगर सबमिट नहीं कर रहे हैं तो उनको उसको या फिर मतलब ही और शी फॉरफिट्स फाइनेंशियल एश्योरेंस और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, तो उनको कोई भी फाइनेंशियल एश्योरेंस नहीं मिलेगी और ना ही परफॉर्मेंस सिक्योरिटी मिलेगी। ओके, अगर उन्होंने किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे, अगर मंथली बेसिस पे उन्होंने बोला कि हमको पूरा फाइनल माइन प्लान चाहिए, अगर उस टाइम पे वो सबमिट नहीं कर रहे हैं तो उनको जो है फाइनेंशियल एश्योरेंस और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। फिर रैशनलाइजेशन ऑफ पेनल्टी रूल्स अगर बात करें तो पहले का प्रोविज़न ये था कि रूल्स जो है वो पेनल्टी इम्प्रिजनमेंट के लिए और फाइन, मतलब दोनों चीज़ इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों, वो हर जो भी चीज़ें आप वायलेट करो उन सब के लिए यही सब था। ठीक है, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ कितना आप वायलेट करो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, पर वायलेशन अगर कर रहे हो तो सबके लिए एक ही पनिशमेंट थी। बट अमेंडमेंट रूल्स में बोला है कि उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है मेजर जो वायलेशन होते हैं और माइनर वायलेशन। ठीक है, तो उसमें मेजर वायलेशन में फाइन, इम्प्रिजनमेंट और दोनों देंगे, और माइनर वायलेशन में सिर्फ 5 फाइन देंगे और पेनल्टी रिड्यूस करेंगे और डिक्रिमिनलाइज करेंगे जो भी अदर वायलेशंस होते हैं। ओके, सो दिस इज द मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट रूल्स 2021। इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल्स आते हैं, वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट वाला रूल्स आता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले है हमको डिजिटल प्लान सबमिट करना है। ठीक है, और जो पर्सन होल्ड कर रहे हैं लीज पे माइनिंग, अगर 1 मिलियन टन से ज़्यादा वो एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उसका और उनके अंडर जो है एरिया 50 हेक्टेयर से ज़्यादा आ रहा है तो उनको जो है ड्रोन सर्वे जो इमेजेस है उनको सबमिट करनी पड़ेंगी। अदर के लिए अगर बात करें तो हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस भेजनी पड़ेंगी। जो माइनिंग इंजीनियर है उनके पास माइन का डिप्लोमा होना चाहिए और माइनिंग सर्वेइंग का डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरी चीज़ सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर जनरल जो माइन सेफ्टी के हैं वो देंगे। कंप्लाइंस बर्डन को रिड्यूस किया गया है और इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस को ये बोला गया है कि वो उनके पास पावर है कि वो किसी भी के भी अगेंस्ट जो भी एनुअल रिटर्न्स वगैरह इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करे तो उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। और कुछ जो पार्ट टाइम माइनिंग इंजीनियर उनको कैटेगरी ए माइंस के लिए डिटरमाइन किया है। फाइनेंशियल एश्योरेंस बोला कि अगर विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड आप नहीं सेटअप करेंगे, नहीं भेजेंगे प्लान, तो आपको फाइनेंशियल एश्योरेंस और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। और प्रोविजन जो है पेनल्टी के वो उनको डिटरमाइन कर दिया है मेजर और माइनर में। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ लेट्स कम टू नेशनल माइंस एंड मिनरल सिनेरियो की अगर बात करें तो मिनरल्स की बात करें तो इंडिया जो है लार्जली सेल्फ सफिशिएंट है हमारे मिनरल्स में, जो कि प्राइमरी रॉ मटेरियल्स जो है इंडस्ट्रीज तक सप्लाई करते हैं, सच एज आयरन, स्टील, सीमेंट हो गए, बॉक्साइट हो गए, ये सब। इंडिया जो है डेफिशिएंट है हमारा काइनाइट में, मैग्नेसाइट में, रॉक फॉस्फेट में और मैग्नीज ओर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काइनाइट, मैग्नेसाइट, रॉक फॉस्फेट और मैग्नीज ओर में जो है इंडिया डेफिशिएंट है। टोटल वैल्यू ऑफ मिनरल प्रोडक्शन की अगर बात करें 2021 तक वो डिक्रीज हुआ है अबाउट 11.35%। तो हमारा जो मिनरल प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड-19। अब माइंस की अगर बात करें तो इंडियन माइनिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ऑपरेशनल माइंस जो है हमारे अंदर आते हैं। और इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ मिनरल प्रोडक्शन अगर बात करें तो 87% जो है वो 10 स्टेट से आता है, जो कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। अब अदर रिफॉर्म्स अगर माइनिंग सेक्टर की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स जो किए गए हैं एक्ट के अंदर, ऑनलाइन ऑक्शन, आपको मिनरल कंसेशन, मतलब जो भी मिनरल मैंडेटरी बोल दिया है कि ऑनलाइन ऑक्शन करना है ऑफ मिनरल कंसेशन फॉर ट्रांसपेरेंसी। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन और नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट को एस्टेब्लिश करना है। स्ट्रिंजेंट पेनल्टी अगर इलीगल माइनिंग हो रही है तो उसके लिए। और न्यू कैटेगरी ऑफ माइनिंग लाइसेंस को क्रिएट किया है, द प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग लीज, अ 2-स्टेज कंसेशन फॉर द पर्पस ऑफ अंडरटेकिंग प्रोस्पेक्टिंग ऑपरेशन फॉलोड बाय माइनिंग ऑपरेशन। और इस सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करते हैं कि आप एरिया जो है उसको लिमिट कर सकते हैं माइनिंग के अंदर, जो भी माइनिंग लीज के अंदर माइनिंग के अंदर आता है उस एरिया को आप लिमिट कर सकते हैं। तो कौन लिमिट कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट लिमिट कर सकती है कोई भी एरिया अगर माइनिंग के अंदर आता है। एंड माइनिंग लीसेस जो है वो 50 साल के लिए ग्रांट किया जाता है सारे मिनरल्स के लिए अदर देन कोल, लिग्नाइट एंड एटॉमिक मिनरल्स। तो एटॉमिक मिनरल्स के लिए 50 साल के लिए नहीं किया जाता, जो भी कोल, लिग्नाइट, एटॉमिक मिनरल है, बट अदर मिनरल्स के लिए 50 ईयर्स तक ग्रांट लीज, माइनिंग लीज की जाती है। अब आते हैं नेशनल मिनरल पॉलिसी की अगर बात करें 2019 की, तो ये क्या है, हमारे जो माइनिंग सेक्टर है उसको बूस्ट करने के लिए और इलीगल जो माइनिंग है उसको प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एनकरेज की जाती हैं, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज किया गया है कि वो
एक्सप्लोर कर सकते हैं माइनिंग, और जो माइनिंग एंटिटीज़ हैं उनको एक्विजिशन और उनका मर्जर भी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं माइनिंग लीसेस, और डेडिकेटेड मिनरल कॉरिडोर्स भी क्रिएट कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। थ्री प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेटजी जो है बताई गई है इलीगल माइनिंग को प्रिवेंट करने के लिए। सबसे पहले टास्क फोर्स कंस्ट्रक्ट करना बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रूल्स फ्रेम करना अंडर सेक्शन 23C ऑफ MMDR एक्ट, और जो क्वार्टरली रिटर्न्स है इलीगल माइनिंग का वो फर्निश करना, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको रिव्यू करेगी। ओके, सो दीज आर द इलीगल माइनिंग्स के लिए क्या क्या किया गया है, क्या क्या माइनिंग रूल्स है। आई होप इट इज़ क्लियर, बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है। अब अगर बताएं कि वर्ल्ड के प्रोडक्शन में इंडिया की रैंकिंग 2018 में अगर बताएं तो सेकेंड जो है हमारा क्रूड ऑयल और कोल आता है, थर्ड जिंक आता है, फोर्थ एल्यूमिनियम क्रोमाइट आयरन और लेड आता है, फिफ्थ बॉक्साइट आता है, सेवन्थ मैग्नीज और आता है, 11th कॉपर आता है, 15th मैग्नीज आता है, 16th एपेटाइट एंड रॉक फॉस्फेट आता है। ओके, सो दिस इज़ द, आई होप इट इज़ क्लियर, आपको समझ में आ गया। अब हम अगर बताएं कि हमारे स्टेट में परसेंटेज शेयर कितना है, तो राजस्थान का सबसे ज़्यादा है। राजस्थान 17% ऑफ माइंस हमारा वो करता है। उसके बाद उड़ीसा आता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, रिमेनिंग 13%। ओके, अब आते हैं एनवायरमेंटल चैलेंजेस जो होते हैं हमारे माइनिंग सेक्टर से, वो क्या होते हैं। सबसे पहला एयर, क्या होता है, जो डस्ट होता है हमारे ब्लास्टिंग ऑपरेशन, मतलब जो सरफेस जो माइंस होती है वहाँ से क्या है, डस्ट बहुत निकलता है, जिसके कारण मीथेन जो है कोल माइन से वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, SO2 रिलीज़ होते हैं, और अदर हैवी मेटल्स भी रिलीज़ होते हैं जब उसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं। वाटर की अगर बात करें, वाटर पॉल्यूशन भी होता है, क्योंकि हैवी मेटल्स और टॉक्सिक एलिमेंट्स जैसे कि मरकरी हो गया, आर्सेनिक, वो ग्राउंड वाटर में जाते हैं फ्रॉम द माइंस, एज वेल एज उस ग्राउंड वाटर को लार्ज क्वांटिटी ऑफ पीपल जो है यूटिलाइज करते हैं, तो जिसके कारण बहुत ज़्यादा वाटर पोल्यूशन भी होता है। लैंड की अगर बात करें तो प्रेशर होता है सब सरफेस लेवल पे बाय ब्लास्टिंग और सरफेस माइनिंग पे, जिसके कारण ओवरलेइंग लेयर जो है वो हमारी कोलैप्स होती है और अर्थक्वेक आता है। हेल्थ एंड सेफ्टी चैलेंजेस, तो माइंस जो है हेल्थ हजार्ड्स फेस करते हैं, जैसे कि पुअर वेंटिलेशन होता है, लो विजिबिलिटी होती है, तो ये भी एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी माइनिंग से रिलेटेड है। नाउ लेट्स कम टू क्रिटिकल मिनरल्स। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि एक्सप्लोरेशन और एक्सकेवेशन और क्रिटिकल मटेरियल वैल्यू चेन जो है उसको हमको सेटअप करना है थ्रू एडिक्वेट डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट करके, एंड हैव बिकम इम्पेरेटिव फॉर इंडिया इन टूडेज वर्ल्ड। तो इंडिया को जो है इम्पेरेटिव बताना है और डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट करके हमको क्रिटिकल जो हमारे मिनरल्स हैं उनको सेटअप करना है। तो अब क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या हैं हम वो देखते हैं। तो क्रिटिकल मिनरल्स वो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं। तो क्रिटिकल मिनरल्स मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, दैट आर जो कि हमको इकोनॉमिक वेलबींग के लिए हमको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और एमर्जिंग इकोनॉमी जो है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, येट हुज सप्लाई मे बी एट रिस्क ड्यू टू जियोलॉजिकल स्कैरिसिटी, मतलब कि जिनकी सप्लाई जो है रिस्क में होती है क्योंकि जियोलॉजिकल स्कैरिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज होते हैं और ट्रेड पॉलिसी और अदर फैक्टर्स। देयर इज़ नो यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स मटेरियल्स। तो क्रिटिकल मटेरियल्स का कोई यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन नहीं है, बट क्रिटिकल मटेरियल्स मिनरल्स वो होते हैं जो मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, जिनके लिए जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बट वो रिस्क होता है उनको एक्सप्लोर करने में, सप्लाई करने में, जियोलॉजिकल स्कैरिसिटी के कारण, जियोपॉलिटिकल इशूज़ के कारण। तो ये होते हैं हमारे क्रिटिकल मिनरल्स। तो कुछ एग्जाम्पल की अगर बात करें तो रेयर अर्थ एलिमेंट लिथियम, कोबाल्ट, टंगस्टन, प्लैटिनम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, एंटीमनी, ये सब जो है हमारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं। डिस्पाइट हैविंग डाइवर्सिटी अगर बात करें तो ये मिनरल्स जो है यूनाइटेड होते हैं बाय मतलब यूनाइटेड कैसे होते हैं, बाय देयर यूज इन अ रेंज ऑफ स्पेसिफाइड टेक्नोलॉजीज, मतलब क्योंकि ये बहुत सारे जो स्पेसिफाइड टेक्नोलॉजीज होती हैं उनमें यूज़ होते हैं, जैसे कि ऑप्टिक्स, मेडिसिन, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में यूज़ होते हैं। अब क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं बेरिलियम, जर्मेनियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रेनियम, टेंटेलम, ग्रेफाइट, जिरकोनियम, क्रोमियम, लाइमस्टोन, नियोबियम, सिलिकॉन एंड स्ट्रोंशियम। तो दीज आर द क्रिटिकल मिनरल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद करने के।
और स्ट्रैटेजिक मिनरल्स की अगर बात करें तो हमारे हैं एंटीमनी, मोलिब्डेनम, बोरेट्स, निकल, क्रोमियम, कोबाल्ट, सिल्वर, कॉपर, टाइटेनियम, डायमंड, टंगस्टन, जर्मेनियम, वेनेडियम, लिथियम, जिंक एंड रेयर अर्थ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्रिटिकल मिनरल्स कौन कौन से हैं, तो आप क्रिटिकल मिनरल्स याद कर लीजिए, बेरिलियम, स्ट्रॉन्शियम, सिलिकॉन, नियोबियम। सिलिकॉन और लाइमस्टोन आपको लगेगा कि वो स्ट्रैटेजिक मिनरल है, बट हाँ, बट ये क्रिटिकल मिनरल है। तो सिलिकॉन, लाइमस्टोन, क्रोमियम, जिरकोनियम, ग्रेफाइट। Okay, so these are the critical minerals. Now let's come to risk associated with critical minerals. अब critical minerals से risk क्या associated है? High geographical concentration. अगर बताएं critical minerals का जो protection होता है वो highly concentrated होता है. For example, lithium, cobalt और rare earth elements जो है वो वर्ल्ड के top 3 producing nations जो है कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है. ओवर 3/4 ऑफ ग्लोबल आउटपुट. अगर चाइना की अकेले की बात करें तो 63% जो है वर्ल्ड के रेयर अर्थ एलिमेंट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. तो हाईली ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन मतलब ये होता है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स का प्रोडक्शन है वो हाईली कंसंट्रेटेड होता है. कुछ एरियाज जो है वर्ल्ड के टॉप मोस्ट कंट्रीज जो है वही एक्सप्लोर करती हैं, उनको प्रोड्यूस करती हैं. हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन कंपाउंडेड बाय कॉम्प्लेक्स सप्लाई. जब क्या होता है कि कंसंट्रेशन जो है कुछ कंट्रीज में है तो सप्लाई जो है हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, जिसके कारण हमारा रिस्क जो है अराइज हो जाता है. ये सब सारी प्रॉब्लम आती है. फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो इंपॉर्टेंस मिनरल्स और सप्लाई रिस्क की बात करें तो ये देखिए ग्राफ जो है सीधा जा रहा है. फिर आते हैं मार्केट डिस्टॉर्शन ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज. तो गवर्नमेंट जो है वो क्या करती हैं, जो शेयर ऑफ वैल्यू है उसको डिस्टॉर्ट करती हैं अपनी पॉलिसीज से, डिस्टॉर्टिव पॉलिसीज से. जैसे कि एक्सपोर्ट प्रोहिबिशन कर देती है कि एक्सपोर्ट नहीं करोगे क्योंकि हमारे यहाँ पे यूज़ होगा, स्पेशल टैक्सेस लगा के, अदर लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स. फिर लॉन्ग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टाइम्स. ये क्या करते हैं कि 6.5 ईयर्स लेते हैं ऑन एन एवरेज उस मिनरल प्रोडक्शन को डिस्कवरी करने के लिए. तो ये प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण हमारी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है. रिसोर्स एज डिप्लोमेटिक वेपन. ये एक फॉर्म का इकोनॉमिक सैंक्शन है जहाँ पे गवर्नमेंट जो है पूरी सप्लाई जो है नेचुरल रिसोर्सेज की उसको विथहोल्ड करके रखती है टू एक्सट्रैक्ट काइंड ऑफ कंसेशन फ्रॉम अ टारगेट. ठीक है, इसलिए इन 2010 अगर बात करें तो रेयर अर्थ मिनरल्स जो है उनके इसके कारण जो है ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट हो गया था हमारा चाइना और जापान के बीच. तो ये जो है डिप्लोमेटिक वेपन की तरह भी है. एनवायरमेंटल रिस्क तो है ही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं टॉक्सिक और रेडियो एक्टिव बाई प्रोडक्ट्स रिलीज करते हैं एनवायरमेंट में. रिसोर्स क्वालिटी जो है वो डिक्लाइन हो रही है, बिकॉज इन रिसेंट ईयर्स अगर बात करें तो ओर की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है बहुत सारे कमोडिटीज़ के थ्रू. एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स जो है, जो भी हम लो ग्रेड ओर से हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है, जिसके कारण प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा बढ़ जाता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ जाता है और वेस्ट बढ़ जाता है. सोशल चैलेंज की अगर बात करें तो ये जो है पुअरली डेवलप पॉलिटिक्स है वहाँ पे, मतलब मोस्ट क्रिटिकल मटेरियल्स जो है प्रेजेंटली वो उन कंट्रीज से आती है जो पुअरली डेवलप पॉलिटिकल और गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन है, पुअर लेबर स्टैंडर्ड है, पुअर हेल्थ सेफ गार्ड्स है. फिर लो नंबर ऑफ मार्केट प्लेयर्स. ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्सिटी ये है वैल्यू चेन की कॉम्प्लेक्सिटी. तो इन्वेस्टमेंट जो ओवरहेड्स होते हैं फॉर प्रोसेसिंग एंड स्मॉल मार्केट सिर्फ कुछ ही बिजनेसमैन के पास होते हैं, बाकी कंट्रीज़ के पास नहीं होते. तो ये प्रॉब्लम्स हैं हमारी क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड. अब हम देखते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है इंडिया की अगर बात करें तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है आर अ सेट ऑफ 17 मेटलिक एलिमेंट्स. मतलब रेयर अर्थ एलिमेंट इंडिया में अगर बात करें तो 17 मेटलिक एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है. इसमें 15 लेंथेसाइड्स आते हैं ऑन द पीरियोडिक टेबल प्लस स्कैंडियम और एट्रियम. ठीक है, तो 15 लेंथनाइट्स पीरियोडिक टेबल में लेंथनाइट्स होता है और एक साइड कुछ और होता है, तो जिसके कारण 15 लेंथनाइट्स एलिमेंट्स आते हैं और स्कैंडियम और ईट्रियम आते हैं. ये जो है कैटेगराइज्ड है क्योंकि इनकी हाई डेंसिटी होती है, मेल्टिंग पॉइंट इनका ज़्यादा होता है, कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, थर्मल कंडक्टेंस भी ज़्यादा होता है. और ये रेयर कंसीडर इसलिए किया जाते हैं बिकॉज वो बहुत टाइनी मतलब ऑल ओवर प्लैनेट अगर बताएं तो कुछ ही जगह स्कैटर्ड होते हैं, तो इसलिए उनको रेयर अर्थ बोला जाता है और क्लस्टर्ड नहीं होते इन वेन्स लाइक अदर मिनरल्स. रेयर अर्थ मेटल्स की अगर बात करें और एलॉय की, वो दैट कंटेन देम आर यूज्ड इन मेनी डिवाइसेस. मतलब ये जो है बहुत सारे डिवाइसेस में यूज़ किए जाते हैं. पीपल जो है एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर मेमोरी हो गई, डीवीडी हो गई, रिचार्जेबल बैटरीज हो गई, सेलफोन्स हो गए. ठीक है, चाइना जो है मोर देन 85% ऑफ द वर्ल्ड्स के रेयर एलिमेंट प्रोड्यूस करता है और इट इज़ अबाउट 2/3 ऑफ द ग्लोबल supply of rare metals. Okay, so this is the rare earth metals. Now let's come to application of critical minerals. So
इंपॉर्टेंट है कि साइंटिफिक ऑब्वियसली ऑप्टिक्स, मेडिसिन और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ में यूज़ होता है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज़ होता है, एलॉय और कंपोजिटर्स में, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि बैटरीज हो गए, इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गए, उसमें यूज़ होता है, डिफेंस इक्विपमेंट में भी यूज़ होता है, सच एस गाइडेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स, वॉरफेयर एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। तो इन सब में जो है हमारा क्रिटिकल मिनरल्स जो है यूज़ होते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ लेट्स कम टू डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये फाउंडेशन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है कि सेंटर ने अभी बोला है कि वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का कंप्लीट कंट्रोल ले लेंगे। पहले वो क्या था कि स्टेट के पास भी राइट था कि वो सैंक्शन कर सकते हैं कोई भी एक्सपेंडिचर, मतलब सारी चीज़ें। तो अभी सेंटर ने पूरा राइट जो है, पूरा जो कंट्रोल है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का, वो अपने अंदर ले लिया है। और वहाँ पर उन्होंने स्टेट को नेगेटिंग किया है कि वो स्टेट्स जो है राइट टू सैंक्शन ऑन अप्रूव एनी एक्सपेंडिचर आउट ऑफ फंड एक्योर्ड फ्रॉम मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम माइनिंग लीज होल्डर्स, तो उनको जो है हटा दिया है। अब मोर ऑन न्यूज़ की बात करें तो रीज़न फ्रॉम द सेंटर ने क्यों किया है कि जहाँ वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को जो भी फंड प्रोवाइड करते थे, तो वहाँ पे फंड जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फंड माइनिंग सेक्टर के लिए ना यूज़ करके वो किसी और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में डाल देते थे और वो दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे। और जो कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का जो भी पर्पज़ है उसको ख़त्म, मतलब उसका डिफीट कर देते थे। और ये जो था वॉयलेशन था हमारे प्रोविजन का, सेक्शन 9B ऑफ द एक्ट, जो भी हमारा मिनरल्स एंड माइंस एक्ट है उसके अंदर जो है इसका वॉयलेशन था। तो इसलिए जो है सेंटर ने बोला कि हम कंट्रोल लेंगे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का, आपको ज़रूरी नहीं है। अब डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड्स होता क्या है? ये एक बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म पे बना है जहाँ पे माइनिंग अफेक्टेड जो कम्युनिटीज़ हैं उनको रिहेबिलिटेट किया जाता है, ठीक है, और उनका डेवलपमेंट किया जाता है। ये एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट की तरह बना है फॉर जो भी जितनी भी माइनिंग डिस्ट्रिक्ट है इंडिया की वो इसके अंदर आती हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव है कि जो भी हमारे पीपल्स हैं, जो भी हमारे पीपल्स वहाँ से इफेक्ट हो रहे हैं, मतलब वहाँ से माइग्रेट हो रहा है, तो उनको उनके इंटरेस्ट के लिए उनको बेनिफिट प्रोवाइड करना और जो भी माइनिंग से अफेक्टेड है उनको रिहेबिलिटेट करना थ्रू पार्टिसिपेटरी प्रोसेस। पार्टिसिपेटरी प्रोसेस मतलब पीपल्स भी पार्टिसिपेट करें। ये मैंडेटेड है बाय द एक्ट मिनरल्स एंड माइंस अमेंडमेंट एक्ट 2015, जो कि फंड किसके थ्रू किया जाता है? जो भी हमारे माइनर्स हैं, जो भी हमारे माइन कर रहे हैं, वो जो है उनके कंट्रीब्यूशन से जो है ये फंड बना है। अब इन 2015 गवर्नमेंट ने इसको अलाइन कर दिया प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, जो कि माइनिंग सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, जहाँ पे उन्होंने बोला कि उन्होंने मैंडेटरी किया कि 60% जो है फंड जो है वो हाई प्रायोरिटी एरियाज़ के लिए ही यूज़ होगा, सच एज ड्रिंकिंग वाटर, एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन, पॉल्यूशन कंट्रोल, हेल्थ केयर, एजुकेशन, डेवलपमेंट, वेलफेयर ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन, एज्ड, डिसेबल पीपल, सैनिटेशन। और रेस्ट जो 40% है वो यूटिलाइज किया जाएगा अदर प्रायोरिटी एरियाज़ के लिए, जैसे कि रोड्स हो गए, फॉर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, इरिगेशन, वाटर सेट डेवलपमेंट। तो दिस इज द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। आई होप इट इज़ क्लियर। बेनिफिट शेयरिंग मॉडल पे बेस्ड है। अभी सेंटर ने पूरा कंट्रोल अपने अंदर ले लिया है। ये नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है जो कि सारे माइनिंग डिस्ट्रिक्ट को देखता है और पार्टिसिपेटरी अप्रोच के थ्रू वर्क करता है। मिनरल्स एंड माइंस एक्ट के थ्रू बना है, जहाँ पे माइनर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं इस फंड के लिए। गवर्नमेंट जो है वो इसको अलाइन कर दिया है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र योजना के अंतर्गत, और ये मैंडेटरी करता है कि 60% जो है फंड्स जो है वो हाई प्रायोरिटी एरियाज़ के लिए अप्लाई होंगे और 40% जो फंड्स हैं अदर प्रायोरिटीज़ के लिए अप्लाई होंगे। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ लेट्स कम टू इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। तो ये भी मैंने पढ़ाया है आपको। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक विजन डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है, जिसके अंदर उन्होंने बताया है, विजन डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? इंक्रीजिंग इंडियाज़ इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट एंड शेयर इन ग्लोबल वैल्यू चेन। ठीक है, तो इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाना है और उसका ग्लोबल वैल्यू चेन में जो शेयर है उसको भी एनहांस करना है। तो मोर ऑन न्यूज़ की बात करें तो ये जो है पार्ट है मेटी विजन 1000 डेज़ का पार्ट है, जहाँ पे वो टारगेट उन्होंने बनाया कि $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी जो है आत्मनिर्भर भारत के लिए हमको अचीव करना है। तो क्या अचीव करना है? $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी फॉर आत्मनिर्भर भारत। ये फोकस करेगा अपॉर्चुनिटीज़ और की इनपुट्स पे कि इंडियाज़ का शेयर जो है ग्लोबल वैल्यू चेन में उसको बढ़ाएं और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हम डेवलप करें कि हमारा जो सस्टेनेबल शेयर है ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में वो बढ़ सके। ओवरव्यू अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की, तो पोटेंशियल जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जो है वो जंप कर सकती है, जिसका शेयर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर का 2% to 10% बढ़ सकता है एंड कैन बिकम वन ऑफ द टॉप एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया इन नेक्स्ट 3 to 5 years। नेशनल पॉलिसी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो टारगेट उन्होंने सेट किया कि $400 बिलियन टर्नओवर हमको 2025 तक करना है। फ्लैगशिप प्रोग्राम की अगर बात करें तो विजन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है अंडर डिजिटल इंडिया एंड मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो
तो 200 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स जो है वो क्रिएट किए गए हैं विद वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंडिया जो है एमर्जिंग एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बिकॉज ड्यू टू कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हमारा बढ़ रहा है और लेबर जो है लेबर भी बढ़ रहा है इन चाइना। ठीक है, चाइना में अगर बात करें तो इंडिया इज कंसिडर्ड न्यू मार्केट विथ ह्यूज पोटेंशियल लाइक नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका एटसेट्रा। तो दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स कम टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमेशा न्यूज़ में रहा है। तो गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है फ्रेश गाइडलाइंस कि होलसेल और रिटेल ट्रेडर्स को भी वो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में इंक्लूड करेंगे। ओके, तो याद रखिएगा अब से कौन होलसेल और रिटेलर्स जो ट्रेडर्स होते हैं वो भी माइक्रो एमएसएमई के अंदर आएंगे। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। मोर ऑन न्यूज़ की अगर बात करें तो न्यू गाइडलाइंस जो है वो होलसेल और रिटेल एंटरप्राइज को बोलती है कि वो एलिजिबल है कि उद्यम पोर्टल के अंदर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उद्यम पोर्टल वो होता है, वो पूरा प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है कि आप कैसे रजिस्टर होंगे एमएसएमई के अंदर, ठीक है, थ्रू अ सिंगल पेज रजिस्ट्रेशन। तो उद्यम पोर्टल जो है वो किससे रिलेटेड है, आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए, दैट इज़ एमएसएमई से रिलेटेड है। और अभी जो है होलसेलर और रिटेलर को बोल दिया है कि आप एलिजिबल होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए उद्यम पोर्टल के अंदर। अब होलसेल रिटेलर्स को जो है अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि होलसेल और रिटेलर्स जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निकालती है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मतलब कुछ सेक्टर्स को जो है वो ज़्यादा कम रेट पे मतलब लेंड कर, मतलब कुछ सेक्टर्स पे फोकस करते हैं कि उनको जो है बैंक जो है इतना जो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए निकालेंगे, तो ये जो है एलिजिबल हो जाएंगे। और कोई भी अदर बेनिफिट जो स्मॉल बिजनेसेस जो है और कोई भी जो अदर बेनिफिट मिलता है स्मॉल बिजनेसेस को वो होलसेल और रिटेलर्स को नहीं मिलेंगे। ठीक है, इन पास्ट अगर बात करें तो होलसेल रिटेल ट्रेडिंग जो है एक्टिविटीज़ उसको क्लासिफाइड किया गया था एमएसएमई, बट उसके बाद एक्सक्लूड कर दिया था 2017 में, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो चाहिए होती है वो नहीं करते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर आएंगे, बट जो स्मॉल बिजनेसेस को बेनिफिट्स मिलते हैं वो जो है होलसेलर और रिटेलर्स को, एंटरप्राइजेस को नहीं मिलेंगे। अब आते हैं एमएसएमई और उनके इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो एमएसएमई जो है गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की एक्ट के अंदर, एमएसएमई एक्ट के अंदर 2006 के अंदर, वो एंटिटीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन प्रोसेसिंग और जो गुड को प्रिजर्व करते हैं और कमोडिटीज़ को सब्जेक्ट टू इन्वेस्टमेंट लिमिट, उन्हीं को हम एमएसएमई बोलते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है इनमें सब्जेक्ट रहती है। ये जो है 30% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और 45% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट और 40% ऑफ ओवरऑल जो एक्सपोर्ट है हमारा एमएसएमई सेक्टर से जाता है। और अप्रॉक्सीमेटली अगर बताया जाए तो 6.3 करोड़ एमएसएमई जो है एम्प्लॉय करते हैं 110 मिलियन पीपल्स को। ठीक है, तो एमएसएमई जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया। और एमएसएमई क्या है, एमएसएमई एक्ट 2006 वो एंटिटीज़ हैं जो कि प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन जो हमारे गुड्स और कमोडिटीज़ की है उसको करते हैं। तो और उसमें इन्वेस्टमेंट लिमिट होता है, तो उसके अंदर जो है हमारा एमएसएमई सेक्टर आता है। ठीक है, अब अगर बताएं कि रीसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की अगर बात करें जो एमएसएमई के लिए है, तो सबसे पहला है न्यू डेफिनेशन। तो अभी जो है एमएसएमई सेक्टर की जो डेफिनेशन है वो चेंज कर दी गई है और न्यू डेफिनेशन लाई गई है। ठीक है, तो न्यू डेफिनेशन के अंदर बताएं तो इन 2020 गवर्नमेंट ने अभी रिवाइज की है डेफिनेशन एमएसएमई की। वहाँ पे उन्होंने पहले क्या था कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की डेफिनेशन, एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन अलग अलग थी। अभी 2020 में गवर्नमेंट ने रिवाइज कर दिया है डेफिनेशन और उन्होंने एलिमिनेट कर दिया है कि दोनों की डेफिनेशन जो है हम सेम निकालेंगे, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की। पहले अलग अलग डेफिनेशन निकालते थे बट अब सेम निकालेंगे। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, अब डेफिनेशन हम पहले देख लेते हैं। तो जैसे कि पहले जो तो प्रीवियस एमएसएमई क्लासिफिकेशन जो था वो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट और मशीनरी इक्विपमेंट की अगर बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के लिए, माइक्रो में अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट जो है 25 लाख से कम होना चाहिए। फिर स्मॉल में बात करें तो 5 करोड़ से कम होना चाहिए और मीडियम की बात करें तो 10 करोड़ से कम होना चाहिए। सर्विस की एंटरप्राइज का भी अलग था। अब क्या है न्यू रिवाइज एमएसएमई में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का सबका सेम कर दिया। इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर बेसिस पे हम एमएसएमई को क्लासीफाई करते हैं। जैसे माइक्रो की अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर 5 करोड़ से कम होना चाहिए। स्मॉल की बात करें तो इन्वेस्टमेंट जो है 10 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर 50 करोड़ से कम होना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट जो है 20 करोड़ से कम होना चाहिए मीडियम के लिए और टर्नओवर 100 करोड़ से कम होना चाहिए। ओके, सो ये हो गया हमारी न्यू डेफिनेशन। अब इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया जो है हमने यूज़ किया है इन एंटरप्राइजेस के लिए, उसको भी रिवाइज किया है अपवर्ड विथ इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल क्राइटेरिया टर्नओवर, क्योंकि हमने टर्नओवर भी जोड़ दिया है। ये एमएसएमई को कॉन्फिडेंस देगा कि वो ग्रो कर सके और रिमूव कर सके जो भी एमएसएमई जो सोचते हैं कि हम बेनिफिट नहीं मिलेगा हमको, तो वो जो है वो फियर जो है कम कर सके।
अब उनको क्रेडिट जो एक्सेस है, लोन एक्सेस है, उनको लोन एक्सेस भी इम्प्रूव किया गया है, क्योंकि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है उसको एक्सटेंड कर दिया है, कि एमएसएमई को अलाउ कर दिया है कि उनको जो है, जो भी एमएसएमई कोविड से हिट हुए हैं, कोविड के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी में हुए हैं, तो उनको कोलेटरल फ्री एडिशनल लोन जो है दिया जाएगा और फुली गारंटीड होगा। तो ओवरऑल कैप जो है एडमिसिबल गारंटी पर वो एक्सपेंड कर दिया गया है 4.5 लाख करोड़। अब एड्रेसिंग डिले पेमेंट, जो भी पेमेंट जो है डिले हो रही है उसको भी एड्रेस करने की बात की है बाय पासिंग एंड फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2021, जो कि मैंने पढ़ा दिया है आपको। फैक्टरिंग जो भी एमएसएमई को हेल्प करेंगे कि एडेड जो एवेन्यूज है उनको मिल पाए फॉर क्रेडिट फैसिलिटी के लिए, स्पेशली थ्रू ट्रेड्स। ठीक है, ट्रेड्स जो है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे एमएसएमई जो है जो भी रिसीवेबल्स है, जो भी वो बायर्स के अगेंस्ट ड्रॉ करते हैं, वो फाइनेंस किया जाएगा थ्रू मल्टीपल फाइनेंसर्स। बहुत सारे फाइनेंसर्स आएंगे, उसको फाइनेंस करेंगे एट कॉम्पिटिटिव रेट्स। अब ये जो है ये ऐड किया गया है एमएसएमई समाधान पोर्टल में, जो कि एम्पावर करता है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को कि वो डायरेक्टली रजिस्टर कर सके अपने केसेस अगर उनको पेमेंट डिले हो रही है बाय सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सीपीएसईज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये। फिर पोर्टल चैंपियन जो है लॉन्च किया गया है, जो कि बहुत सारे ई गवर्नेंस एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर करेगा, इंक्लूडिंग द ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है और हैंड होल्डिंग ऑफ एमएसएमई। फिर आते हैं ग्लोबल लेवल मार्केट फॉर एमएसएमई। किसने क्रिएट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने क्रिएट किया है थ्रू इस एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जहाँ पे एमएसएमई को बोला है कि वो जो है जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको फैसिलिटेट करना है, मतलब उनको बोलना है कि वो और अच्छे से काम करे फॉर डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, फ्रॉम डोमेस्टिक टैरिफ एरिया एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो इनको भी एग्जाम किया है। फिर आते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम जो है वो भी इंप्लीमेंट की गई है, कि जो भी एमएसएमई का पार्टिसिपेशन है इंटरनेशनल एग्जीबिशन में उसको प्रमोट करना, ट्रेड फेयर्स में, जो कि एमएसएमई जो है हमारे, ताकि एमएसएमई जो है हमारे ग्लोबली रिकग्नाइज हो पाए। ओके, सो दिस इज द इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिए हैं एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए। अब स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स टेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने क्या क्या स्कीम्स ली हैं? क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम, जहाँ पे टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेंगे और उनको लोन प्रोवाइड करेंगे। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर इंक्रीमेंटल क्रेडिट टू एमएसएमई। अ स्कीम फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एस्पायर स्कीम। फिर स्फूर्ति स्कीम, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो दीज आर द स्कीम्स जो एमएसएमई सेक्टर ने ली है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी इनवाइट किया है बहुत सारे डोमेस्टिक कंपनीज, स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को अंडर इट्स डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंदर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे डोमेस्टिक कंपनीज सबको, एमएसएमई को इन्वाइट किया है। अब सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री होती क्या है पहले हम वो देखते हैं। सेमी कंडक्टर जो है वो फिजिकल सब्सटेंस होता है जो कि हमारे करंट के फ्लो को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो भी करंट फ्लो हो रही हैं उनको मैनेज करता है या उनको कंट्रोल करता है, तो उसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ये जो है ये एलिमेंटल पार्ट्स हैं जहाँ पे सर्किट्स वगैरह, माइक्रोचिप्स वगैरह, जस्ट चिप्स वगैरह उनको इंटीग्रेट किया जाता है। जो भी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स है उनको वो बोला जाता है सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो ऐसे क्रिएट किए जाते हैं कि हम उसमें इम्प्योरिटीज़, किसी भी एलिमेंट में हम इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं विद कंडक्टेंस और इंडक्टेंस ऑफ द एलिमेंट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप एंड इंटेंसिटी ऑफ द एडेड इम्प्योरिटीज़। तो मतलब उस पर जो भी इम्प्योरिटीज़ हम ऐड करते हैं उस पर डिपेंड करता है। अब टू बेसिक टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो वहाँ पे कंडक्टेंस जो है हायर होता है, जहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो कम होते हैं, मतलब ज़्यादा होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और पी टाइप कंडक्टर वो होते हैं जहाँ पे इंडक्टेंस ज़्यादा होता है और लेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एप्लीकेशन बताएं तो ये इस दे आर द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड नेक्स्ट फेज ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अंडर इंडस्ट्री 4.0, जहाँ पे वो मेडिकल डिवाइसेस, कम्युनिकेशन सिस्टम का, कंप्यूटिंग, डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब में यूज़ होते हैं। अब मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सेक्टर है, इसलिए हमारी टेक्नोलॉजी को बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये बहुत सारी जो फ्यू कंपनीज़ हैं वो डोमिनेट करती हैं, जो कि यूएस, जैसे कि हम अगर बताएं तो डोमिनेटेड बाय यूएस, फॉलोड बाय साउथ कोरिया, जापान, यूरोपियन यूनियन, ताइवान एंड चाइना। इशूज़ जो है वो डिमांड और सप्लाई इम्बैलेंस होता है, क्योंकि मैंने बताया कि कुछ कंट्रीज़ जो हैं इसको डोमिनेट करती हैं
टैलेंट शॉर्टेज होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट चाहिए आपको इसके लिए। ग्लोबल सप्लाई चेन वैल्यूज़ जो है वो हमारी कम होती है, और मूव्स जो है वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लोकलाइज करने की बात करते हैं। ओके, अब अगर बताएं मूरेज लॉ क्या होता है, इसका मतलब है कि रिफर्स टू गॉर्डन्स मूरेज प्रिडिक्शन एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन अ चिप डबलिंग एवरी 2 years और डिक्रीज इन रिलेटिव कॉस्ट। तो जो कुछ नंबर ऑफ चिप्स जो है उनका ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण हर 2 साल में वो डबल होते हैं, बट रिलेटिव कॉस्ट जो है उनका डिक्रीज होता है। अब कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स एडवांटेज एंड एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो एडवांटेज की बात करें तो टेम्परेचर रेंज सही रहता है, फास्टर रहता है, लो लेटेंसी मतलब वो कम टाइम पीरियड में अच्छा वर्क करते हैं, ट्रांजिट एंड लाइट भी रिसीव करते हैं, हाई पावर होता है, पावर एफिशिएंसी होता है। बट एप्लीकेशंस की बात करें तो एनर्जी में एप्लीकेबल होता है, ऑटोनॉमस ऑटो इंडस्ट्री में होता है, मोबिलिटी में होता है, सेंसिंग, 5G टेक्नोलॉजी और न्यू बिजनेस मॉडल्स में जो है अप्लाई होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू बिल्ड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया। तो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया, जहाँ पे उन्होंने कॉर्पस जो रखा है 76,000 करोड़ रखा है, जहाँ पे वो प्रोवाइड करेंगे कि हमारा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है उसको एनहांस करेंगे और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको बढ़ाएंगे। ये जो है कैपिटल सपोर्ट और टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेट करेंगे हमारी कंपनीज के साथ जो भी मैन्युफैक्चर कर रही हैं हमारी सेमीकंडक्टर। ठीक है, और ये हमारे इंडिया टेक्नोलॉजी लीडरशिप को हेल्प करेंगे इन एरियाज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस इन अशर इन न्यू एरा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री। फिर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भी है, ये एक स्पेशलाइज्ड और इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन है डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंदर, जहाँ पे वो बहुत सारे एप्लीकेंट्स जो है उनके साथ नेगोशिएट करके सेमीकंडक्टर फैब स्कीम के अंदर और डिस्प्ले फैब स्कीम के अंदर मिशन जो है वो ऑटोनॉमी प्रोवाइड करेगा कि आप जो टेक्नोलॉजी मिक्स है वो अकेले डिसाइड कर सकते हैं, एप्लीकेशन जो भी आपको करना है, नोड जनरेशन, कैपेसिटी और जो भी हमारे उन मेंबर्स हैं उनके साथ मिलके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन। अब डिस्प्ले डिवाइस टेक्नोलॉजीज़ क्या होते हैं? डिस्प्ले डिवाइस वो टेक्नोलॉजीज़ होते हैं जहाँ मतलब उनको आउटपुट डिवाइस भी बोला जाता है, जो कि इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं इन टेक्सचुअल, पिक्टोग्राफिकल, ग्राफिकल फॉर्म एंड हैज़ यूसेज इन डिवाइसेस सच एज टीवी, पीसी, मॉनिटर, नोटबुक, यहाँ सब वगैरह यूज़ होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि डिजिटल लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या है, जिसके अंदर अभी हम न्यूज़ में देख रहे हैं। तो डिजिटल लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है ये इंडियन सेमीकंडक्टर लोकलाइजेशन मूव का पार्ट है कि इंडियन के सेमीकंडक्टर जो है उसको लोकलाइज करना है, जिसका कॉर्पस है 76,000 करोड़। प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया। ये क्या करेगा, एटलीस्ट 20 डोमेस्टिक जो कंपनीज हैं जो भी इन्वॉल्व है सेमीकंडक्टर डिज़ाइन में, उनको एनहांस करेगा, उनको नर्चर करेगा और उनको बोलेगा कि टर्नओवर जो है आप 15,000 करोड़ से नेक्स्ट 5 ईयर्स में ज़्यादा अचीव कर पाएँ। ओके, अब ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑब्वियसली नर्चर और फैसिलिटेट द डोमेस्टिक कंपनीज और MSME स्टार्टअप्स उनको वो करेंगे कि वो जो है सेमीकंडक्टर को इंडिजनाइज कर सकें और IP जो है जो भी IP इन्वॉल्व है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में वो कंट्री में डिप्लॉय किए जाएं और फैसिलिटेट करेंगे सेमीकंडक्टर डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को फॉर स्टार्टअप्स एंड MSME। अब नोडल एजेंसी जो है हमारी इस स्कीम की वो CDEC है, मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग। अब 3 कंपोनेंट्स है DLI के। पहला है चिप डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, तो CDEC जो है इंडियन चिप सेंटर को सेटअप करेगी जहाँ जो कि स्टेट ऑफ आर्ट डिज़ाइन को होस्ट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को। फिर प्रोडक्ट डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव, जहाँ पे रीइंबर्स किया जाएगा अप टू 50% ऑफ एलिजिबल एक्सपेंडिचर सब्जेक्ट टू सीलिंग ऑफ 15 करोड़ पर एप्लीकेशन होना चाहिए। ठीक है, डिप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, तो इंसेंटिव जो है 6 to 4% दिया जाएगा अगर नेट सेल्स टर्नओवर जो है 5 साल में अच्छा हुआ, सब्जेक्ट टू सीलिंग ऑफ ₹30 करोड़ पर एप्लीकेशन विल बी प्रोवाइडेड टू अप्रूव्ड एप्लीकेंट हुज सेमीकंडक्टर डिजाइन फॉर इंटीग्रेटेड चिप्स, और इन सब के लिए करेंगे। ओके, सो दिस इज द डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स कम टू प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर टेक्सटाइल सेक्टर। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या होती है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने PLI स्कीम जो है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अप्रूव कर दी है फॉर मैनमेड फाइबर जो अपैरल होते हैं, मैनमेड फाइबर फैब्रिक्स होते हैं और 10 सेगमेंट्स प्रोडक्ट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स। ठीक है, अब की फीचर्स क्या है, स्कीम ड्यूरेशन और बजटरी आउटले की अगर बात करें तो 5 साल का स्कीम ड्यूरेशन है 2025-26 से 2029-30 तक, जहाँ पे बजटरी आउटले जो प्रोवाइड किया है वो 10,683 करोड़ किया है। इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स की बात करें तो 2 टाइप्स के इन्वेस्टमेंट हमको ज़रूरी है। पहला है प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट्स सिविल वर्क्स जो के लिए और प्रोडक्ट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए। कोई भी पर्सन इंक्लूड हो सकता है इसमें, कोई
भी कंपनी इंक्लूड हो सकती है, कोई भी फर्म इंक्लूड हो सकता है, जो इन्वेस्टमेंट 3000 करोड़ तक कर सकते हैं वो एलिजिबल है कि उनको 15% इंसेंटिव दिया जाएगा अगर 6000 करोड़ वो टर्नओवर अचीव कर लेंगे मिनिमम, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग से। कोई भी पर्सन और फर्म जो है कंपनी इन्वेस्ट करेगा, मिनिमम इन्वेस्ट 100 करोड़ करेगा और उसको 11% इंसेंटिव मिलेगा अगर उन्होंने 2000 करोड़ जो है टर्नओवर अचीव कर लिया बाय सेलिंग द प्रोडक्ट। ओनली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रजिस्टर्ड इंडिया में होगी वही एलिजिबल है इस स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। तो याद रखिएगा सिर्फ वही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एलिजिबल है, मतलब जो वही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एलिजिबल है इस स्कीम के अंदर जो कि रजिस्टर्ड है हमारे इंडिया में, ओके। और जो रजिस्टर्ड नहीं है वो हमारी एलिजिबल नहीं होंगी। अब कुछ प्रायोरिटी दी गई है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जो टायर 2, टायर 3, टायर 4 और रूरल एरियाज हैं उनको कुछ प्रायोरिटीज़ भी दी गई हैं। अब इंटेंडेंट बेनिफिट्स की अगर बात करें इस स्कीम की, तो ये जो है एडिशनल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी ऑफ ओवर 7.5 लाख पीपल डायरेक्टली और सेवरल लैक्स मोर फॉर सपोर्टिंग एक्टिविटीज़। वुमेन को एम्पावर करेगी और उनका पार्टिसिपेशन जो है फॉर्मल इकोनॉमी में उसको एनहांस करेगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रीडोमिनेंटली क्योंकि वुमेन को ज़्यादा एम्प्लॉय करते हैं। एनकरेज करेगी फ्रेश इन्वेस्टमेंट, जैसे कि अगर ऑफ अबव 19,000 करोड़ एंड एडिशनल प्रोडक्शन टर्नओवर ओवर ₹3 लाख करोड़ इन 5 ईयर्स। और इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज जो हैं उनको हेल्प करेगी कि वो ग्लोबल चैम्पियंस बन पाए, ओके। सो अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ की टर्म्स की अगर बात करें तो मैनमेड फाइबर्स क्या होते हैं और टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होते हैं। मैनमेड फाइबर्स वो होते हैं, वो टेक्सटाइल्स होते हैं जो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं सिंथेटिक और सेल्यूलोज फाइबर से। सिंथेटिक फाइबर्स वो होते हैं जो क्रूड ऑयल वगैरह से प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि पॉलिस्टर, आर्किलाइल और पॉलीप्रोपिलीन हो गए। और सेलुलोसिक फाइबर वो होते हैं, विस्कस फाइबर होते हैं जो कि मॉडल एक्सेट्रा। अब टेक्निकल टेक्सटाइल्स की अगर बात करें तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स वो टेक्सटाइल मटेरियल्स होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं जो मैन्युफैक्चर प्राइमरी टेक्निकल परफॉर्मेंस के लिए किए जाते हैं, ना कि फंक्शनल मतलब एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक के लिए नहीं किए जाते। और उनका जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमोबाइल, सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इन सब में होता है, ओके। सो दिस इज द डेफिनेशन। नाउ लेट्स कम टू द ओवरव्यू ऑफ इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर। तो टेक्सटाइल सेक्टर जो है अगर हम इंडिया की बात करें तो 2.3% इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारा कॉटन का, मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, और जूट का इन द वर्ल्ड। और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का वर्ल्ड में। और 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टेक्निकल टेक्सटाइल का। तो 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टेक्निकल टेक्सटाइल का। 95% ऑफ द वर्ल्ड्स का हैंड वुमेन फैब्रिक जो है इंडिया से आता है एंड इंडिया का शेयर जो है 5% है ग्लोबल ट्रेड में टेक्सटाइल और अपैरल के। इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है MFF फाइबर का आफ्टर चाइना। और ये जो है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अगर बताएं तो 45 मिलियन पीपल को प्रोवाइड करता है और 100 मिलियन पीपल जो है इससे लाइवलीहुड इनडायरेक्टली मिलता है, ठीक है। ये हो गया हमारा इंडिया का in textile sector and production linked incentive scheme. Now let's come to what are the steps गवर्नमेंट ने टेक लिए हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। तो सबसे पहला टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, तो टुफ्स स्कीम आती है, अमेंडेड टेक्नोलॉजी फंड अपग्रेडेशन स्कीम, जहाँ पे वो टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेंगे, मशीनरीज जो है हमारी टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड उनको अपग्रेड करेंगे तो हमारी टेक्सटाइल सेक्टर इंडस्ट्री बढ़ पाए। सेक्टर स्पेसिफिक मिशन की बात करें तो नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है जहाँ पे वो इनपुट, लूम्स, एसेसरीज, डिज़ाइन और डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये सब प्रोवाइड करेंगे कि हमारा जो हैंडलूम सेक्टर है वो बढ़ पाए। फिर नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, ऑब्वियसली टेक्निकल टेक्सटाइल को क्रिएट करने के लिए जिसका टोटल आउटले 1480 करोड़ है विथ 4 ईयर इम्प्लीमेंटेशन प्लान है 2024 तक। टेक्निकल टेक्सटाइल्स हमने बता दिया क्या होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन अगर बात करें तो वो 12 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जहाँ पे इंडिया का शेयर नियरली 6% है और मार्केट साइज $250 बिलियन है। अब कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सोशल सिक्योरिटी के लिए क्या किया है, समर्थ स्कीम लॉन्च की है, दैट इज़ स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर, जो कि स्किल डेवलपमेंट करेगी सारे जो हमारे टेक्सटाइल बना रहे हैं उनके लिए, वैल्यू चेन में जो ऐड कर रहे हैं, एक्सक्लूडिंग इसमें वीविंग और स्पिनिंग जो है एक्सक्लूड है, जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में होती है उसको एक्सक्लूड किया गया है। फिर स्कीम फॉर इंक्यूबेशन इन अपैरल मैन्युफैक्चरिंग जो कि न्यू एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेगी। स्कीम फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्कर्स एकोमोडेशन जो कि प्रोवाइड करेगी सेफ, एडिक्वेट और कॉन्फिडेंटली जो भी एकोमोडेशन है टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री वर्कर्स के लिए उनको एकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी सेफ और सिक्योर्ड। फिर अदर मेजर्स की अगर बात करें तो 100% FDI जो है टेक्सटाइल सेक्टर और अपैरल सेक्टर में बढ़ा ऑटोमेटिक रूट से दी गई है। एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है
है प्यूरिफाइड टेरेप्थलिक एसिड जो है उससे रिड्यूस कर दी गई है कि एक्सपोर्ट्स बूस्ट हो सके। और सुनील सेठी कमेटी जो है फॉर एक्स प्रमोशन ऑफ ए हैंडलूम के लिए एक कमीशन बनाई गई है, जो कि नेशनल हैंडलूम डे और 7 अगस्त को मनाया जाता है, उस दिन अनाउंस की गई है कि हमारा जो हैंडलूम का प्रोडक्शन है उसको डबल करना है और क्वाड्रपल करना है विन अ स्पैन ऑफ 3 years। ओके, सो दीज आर द स्कीम्स। Now let's come to Ministry of Textile release operational guidelines for PM Mega Integrated Textile Region Apparel, मतलब PM मित्रा स्कीम के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने अभी कुछ ऑपरेशनल गाइडलाइंस निकाले हैं। ठीक है, तो PM मित्रा जो है स्कीम क्या है कि हमको जो है हमारी जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है उसके लिए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ क्रिएट करना और सारे जो लार्ज स्केल हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनको इंटीग्रेट करना। ओके, ये क्या करेगा, हमारा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको रिड्यूस करेगा क्योंकि वैल्यू चेन में ऐड किया जाएगा एट वन लोकेशन। और SDG जो 9 है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। क्या गोल है, बिल्ड रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फॉस्टर इनोवेशन। अंडर इट अब PM मित्रा के अंदर क्या होगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसफर करेगी लैंड स्पेशल पर्पस व्हीकल के लिए, जहाँ पे 51% इक्विटी स्टेट की होगी और 49% सेंटर की होगी। और सेंटर जो है कॉम्पिटिटिव इंसेंटिव सपोर्ट जो है प्रोवाइड करेगा विद 300 करोड़ पर पार्क। अगर जितने भी पार्क सेटअप होंगे पर पार्क को 300 करोड़ प्रोवाइड करेगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इंसेंटिवाइज करने के लिए। एज पर गाइडलाइंस की अगर बात करें तो साइट जो भी पार्क के लिए सेलेक्ट की गई है और वो 5 बेसिस पे सेलेक्ट की जाएंगी। कनेक्टिविटी टू द साइट, एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम जो है टेक्सटाइल का होना चाहिए, यूटिलिटीज सर्विसेज की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, साइट इंडस्ट्रियल और टेक्सटाइल पॉलिसी होनी चाहिए और एनवायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट भी होना चाहिए। तो ये जो है 5 कुछ मैट्रिक्स प्रोवाइड किए हैं। अब अदर डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर बात करें तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है स्टील स्पेशलिटी स्टील्स के लिए भी निकाली गई है। तो स्पेशलिटी स्टील क्या होते हैं, ये वैल्यू एडेड स्टील होते हैं जहाँ पे नॉर्मल फिनिश्ड स्टील में हम कुछ वर्क करके कोटिंग करके प्लांटिंग करके हीट ट्रीटमेंट देके उसको कन्वर्ट करते हैं हाई वैल्यू एडेड स्टील में, जो कि हमारा कहाँ यूज़ होता है, डिफेंस और स्पेस वगैरह में यूज़ होता है। तो आउट ऑफ टोटल प्रोडक्शन जो भी स्टील का होता है ओनली 18 मिलियन टन्स जो है वो वैल्यू एडेड स्टील होते हैं, जिसको स्पेशलिटी स्टील बोलते हैं। अब PLI स्कीम जो है वो उन कंपनीज को एनहांस करेंगी, इंसेंटिवाइज करेंगी कि वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और पे फोकस करें और रिड्यूस करें हमारा इम्पोर्ट बिल जो स्पेशलिटी स्टील से रिलेटेड है। अब इसके फीचर्स स्कीम की अगर बात करें तो स्कीम का ड्यूरेशन 5 साल का है। 3 स्लैब्स ऑफ इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, लोवेस्ट बिंग 4%, हाईएस्ट 12%, जो कि प्रोवाइड किया जाएगा इलेक्ट्रिक स्टील मतलब इलेक्ट्रिक स्टील को। और 5 कैटेगरीज इंक्लूडिंग कोटिंग, हाई स्ट्रेंथ अलॉय एटसेट्रा ऑफ स्पेशलिटी स्टील जो है वो कवर किया जाएगा अंडर PLI स्कीम। अब बेनिफिट क्या होंगे, एक्सपोर्ट को एनहांस करेगा, इंपोर्ट को कम करेगा, मिनिमाइज करेगा डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, इन्वेस्टमेंट ब्रिंग करेगा कहीं ना कहीं से, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, कैपेसिटी एडिशन होगी और इंसेंटिवाइज करेगा स्टील सेक्टर को कि वो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग को एनहांस कर सकें और टेक्नोलॉजी जो है उसको अपग्रेड कर सकें। ओके, नाउ लेट्स कम टू नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी। तो ये पॉलिसी जो है ये भी मैंने पढ़ा दी है। तो ये पॉलिसी जो है लॉन्च की गई है कि न्यू एंटिटी जो ऑटो सेक्टर है उसको न्यू एंटिटी की तरह आइडेंटिटी दी जाए और जो मोबिलिटी है हमारे न्यू इंडिया की उसको बढ़ावा दिया जाए। ये क्या करेगी, जो भी हमारे पॉल्यूटिंग व्हीकल्स हैं, जो भी हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं उनको फेज आउट करेगी, उनको स्क्रैप करेगी, जो कि हमारा जो सर्कुलर इकोनॉमी जो है वो क्रिएट हो पाए। व्हीकल स्क्रैपिंग का मतलब यही होता है कि अगर किसी व्हीकल की लाइफ ख़त्म हो गई हो, व्हीकल को डिस्पोज ऑफ करना हो और ये जो है रिसाइकल का पार्ट है। इंडिया जो है 1 लाख लाइट मोटर व्हीकल्स जो है जो कि 20 ईयर्स ओल्ड है और 34 लाख जो है वो 15 साल ओल्ड है। अब की हाईलाइट्स की अगर बात करें नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी की, तो डी रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल, जो व्हीकल हमारे बहुत पुराने हो गए हैं जो पॉल्यूट कर रहे हैं उनका डी रजिस्ट्रेशन करना है। अगर कोई कमर्शियल व्हीकल्स है और वो 15 साल पुराना है और उसने फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया है तो उसको डी रजिस्टर करना पड़ेगा। प्राइवेट व्हीकल्स की बात करें, अगर वो 20 ईयर्स के बाद अगर वो अनफिट है और अपना न्यू रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है उसको रिन्यू नहीं किया है तो उसको जो है डी रजिस्टर करना है। सारे गवर्नमेंट व्हीकल्स जो है उनको डी रजिस्टर करना पड़ेगा, स्क्रैप करना पड़ेगा आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ देयर रजिस्ट्रेशन। अगर 15 साल हो गए उनके रजिस्ट्रेशन को तो उसके बाद उस व्हीकल्स को डी रजिस्टर करना है।
पॉलिसी जो है वो इंसेंटिवाइज करता है ऑनर्स जो है ओल्ड व्हीकल्स के, कि वो अनफिट व्हीकल्स जो है उसको स्क्रैप कर सकते हैं थ्रू रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर, और स्पेशलाइज्ड रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज़ जो है पूरे अक्रॉस इंडिया जो है सेटअप किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द व्हाट आर द की कॉन्सेप्ट और इन्फॉर्मेशन जो हमारे इंडस्ट्री सेक्टर से रिलेटेड है। तो सबसे पहला, गवर्नमेंट ने अभी PLI स्कीम जो है, गाइडलाइंस जो है उसको वाइट गुड्स के लिए भी बढ़ा दिया है। अब वाइट गुड्स मतलब PLI स्कीम फॉर वाइट गुड्स जो है वो 4 to 6% इंक्रीमेंटल सेल्स जो है, जो भी आप करेंगे, अगर इंक्रीमेंटल सेल्स जो है आपका ज़्यादा हो गया तो 4 to 6% जो है आपको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे इंडिया को, उन कंपनीज़ को जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं AC और LED लाइट्स। ये जो है पहली बार अप्रूव की गई थी अप्रैल में, जिसका बजट आउटले 6,238 करोड़ था। अब की प्रोविजन की अगर बात करें तो एग्जिस्ट प्रोविजन में कुछ प्रोविजन और ऐड कर दिए हैं। इफ़ अ कंपनी अवेलिंग बेनिफिट बैक्स आउट देन दे विल हैव टू रिफंड इंसेंटिव्स टेकन अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। ठीक है, अगर कंपनी ने बेनिफिट बैक्स आउट कर दिया है तो उसके लिए रिफंड उनको जो करना पड़ेगा इंसेंटिव्स का। और इंक्लूजन जो है बहुत सारे LED लाइट्स जो है, रजिस्टर्स, फ्यूज़र्स, उन सबको भी ऐड कर दिया गया है। फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर IT हार्डवेयर के लिए भी दी गई है। तो अंडर इसी स्कीम जो 14 एलिजिबल एप्लीकेंट्स हैं उनको जो है PLI इंसेंटिव्स दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 4%, 2% और 1%, जितना भी वो इंक्रीमेंटल सेल कर रहे हैं। ये जो है इंक्लूड करेगा लैपटॉप, टेबलेट्स, ऑल इंडिया पर्सनल कंप्यूटर्स एंड सर्वर्स। और इसके कारण क्या होगा, टोटल जो प्रोडक्शन है हमारा मोर देन INR 1.161 लाख करोड़ हो सकता है। फिर परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स, जो कि जेम्स जापानीज फर्म निक्की जो है वो कंपाइल करते हैं। और अभी जो है अब कौन कंपाइल करता है? IHS मार्केट जो है मोर देन 40 कंट्रीज जो है इसके अंदर आती है, इंक्लूडिंग इंडिया। ये जो है इंडिया का ये क्या है, सर्वे बेस्ड मेजर है, जो कि हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है, परचेसिंग मैनेजर मतलब जो भी हमारे नॉर्मल कस्टमर्स हैं उनका परसेप्शन चेक किया जाता है, उनके चेंजेस चेक किया जाता है कि बिजनेस में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये जो है सेपरेटली मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर के लिए सेपरेटली किया जाता है, जहाँ पे अगर 50% से 50 रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंशन और अंडर 50 जो है कॉन्ट्रैक्शन, और 50 अगर ये है तो कोई भी चेंज रिप्रेजेंट नहीं करता। फिर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में अभी ये न्यूज़ में है, इंडिया ने अभी यूनाइटेड स्टेट को पीछे कर दिया है टू बिकम अ सेकंड मोस्ट सॉट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन ग्लोबली। तो मतलब सेकंड मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन जो है इंडिया है, चाइना जो है 1 पोजीशन पे है। तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स की बात करें तो ये जो है मोस्ट एडवांटेजेस लोकेशन को मेजर करती है, कि जो भी हमारे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन है उसमें से मोस्ट एडवांटेजेस नेशन कौन सा है। रैंकिंग जो है वो रिपोर्ट की रेंज ऑफ फैक्टर्स में किया जाता है, रिस्क और कॉस्ट फैक्टर्स, पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिस्क, मार्केट कंडीशंस, लेबर कॉस्ट, मार्केट एक्सेस। फिर आते हैं मैंडेटरी हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी। तो अभी फ्रॉम 16 जून 2021 से अभी गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि गोल्ड हॉलमार्किंग जो है वो मैंडेटरी होगी फेज्ड मैनर में, कि ज्वेलर्स जो है उनको सिर्फ 14, 18 एंड 22 कैरेट्स के ही गोल्ड कैरेट्स के गोल्ड जो है वो सोल्ड करने पड़ेंगे, सेल करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट ने मैंडेटरी जो हॉलमार्किंग है वो कुछ सेक्टर्स के लिए एग्जेम्प्ट की है, जैसे कि वॉचेस में अगर आपके सोने लगे, फाउंटेन पेन्स में, स्पेशल टाइप्स ऑफ ज्वेलरी लाइक कुंदन, पोल की या जड़ाऊ। गोल्ड हॉलमार्किंग जो है ये प्योरिटी सर्टिफिकेशन जो है वो गोल्ड को दिया जाता है, जो कि वॉलेंट्री नेचर का होता है। और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो हॉलमार्किंग स्कीम जो है वो रन करती है फॉर गोल्ड ज्वेलरी, और सिंस 2000 से रन कर रही है। अराउंड 40% ऑफ द गोल्ड ज्वेलरी जो है वो हॉलमार्क है हमारे यहाँ। अब बेनिफिट क्या होगा, क्रेडिबिलिटी जो है ज्वेलरी की वो बढ़ जाएगी और पब्लिक का इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट होगा। कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें तो 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं, आपको पता है, क्योंकि वो IIP के थ्रू मेजर की जाती हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जहाँ पे उनका टोटल ओवरऑल मतलब टोटल जो वेटेज है वो 40.27% दिया गया है। तो अगर 8 कोर इंडस्ट्रीज़ की बात करें हाईएस्ट टू लोवेस्ट वेटेज की, तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स के लिए दिया गया है, और सबसे कम वेटेज जो है वो फर्टिलाइजर्स को दिया गया है। तो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स जो है, दीज आर द कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज़। ये आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, आपको कैसे भी याद करना पड़ेगा। और IIP कौन रिलीज़ करता है? CSO रिलीज़ करती है मंथली बेसिस पे। ठीक है, अब आते हैं गोल्ड और रिजर्व्स की बात करें तो इंडिया जो है 501.83 मिलियन टन्स जो है गोल्ड और रिजर्व्स है अप्रैल 1, 2015 में, अकॉर्डिंग टू नेशनल मिनरल इन्वेंट्री डेटा अंडर इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। अगर लार्जेस्ट रिजर्व्स गोल्ड की बात करें, गोल्ड ओर्स की बात करें, तो वो हमारा बिहार में सबसे ज़्यादा है। तो याद कर लीजिए, गोल्ड ओर्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? रिजर्व्स बिहार में है 44%, फिर उसके बाद राजस्थान, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड झारखंड।
ओके फिर आते हैं सेंटर अमेंडेड लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज़ रूल्स 2011। तो ये जो है 1 अप्रैल 2022 से आएगा। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि मैंडेटरी आपको मिनिमम रिटेल प्राइस जो है MRP जो है आपको मैंडेटरी डिक्लेयर करना पड़ेगा इंडियन करेंसी में, जो भी पैकेट्स आप बेच रहे हैं उसमें प्री पैकेज्ड प्रोडक्ट्स में डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपने किस दिन मैन्युफैक्चर किया है। प्री पैकेज कमोडिटीज़ इज मैंडेटरी फॉर पैक्ड कमोडिटीज़, जो भी पैक्ड कमोडिटीज़ उसके लिए मैंडेटरी है। और यूनिट सेल प्राइस भी आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा जो भी रिटेल सेल के लिए बना हुआ है, और ताकि जो कंज्यूमर है वो ईजियर कंपैरिजन कर सके प्राइजेस में। ओके तो ये हो गया हमारा इंडस्ट्री सेक्टर। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल स्टार्ट विथ सर्विसेज सेक्टर टुमारो एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियोस देखिए। मैं देख रही हूँ कि आप इकोनॉमी के वीडियोस नहीं देख रहे हैं, बहुत ज़रूरी है देखना, तो आप प्लीज़ इसको देखिए। एंड येस आपको एक्सपीरियंस वाला चैनल वो करिए, वहाँ पे आपको हाईलाइटेड PDF भी मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।